मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। आज जो बात करना चाहता हूँ वो ये है कि नाइट्रोजन देने के क्या क्या जैविक तरीके हो सकते हैं, क्या क्या ऑर्गेनिक सोर्सेज हैं जिससे हम नाइट्रोजन दे सकते हैं। देखिए, किसी भी फसल को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए 17 पोषक तत्व आवश्यक होते हैं। इसके अलावा और भी दूसरे पोषक तत्व चाहिए जो उसकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, लेकिन 17 आवश्यक हैं जिनको हम इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और इन 17 पोषक तत्वों में नाइट्रोजन की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि नाइट्रोजन का जो काम है बहुत ज़्यादा होते हैं पौधे के अंदर, इसलिए नाइट्रोजन की लगातार आवश्यकता होती है और बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। तो सबसे ज़्यादा जो पौधे अवशोषण करते हैं नाइट्रोजन का करते हैं, लेकिन मिट्टी के अंदर ये नाइट्रोजन बहुत कम रहती है क्योंकि गैस बन करके वातावरण में रहती है। तो वातावरण में हम जानते हैं करीब 78% नाइट्रोजन रहती है, लेकिन मिट्टी के अंदर इसकी मात्रा कम रहती है। अब मिट्टी में नाइट्रोजन कम है, फसल को आवश्यकता सबसे ज्यादा इसी तत्व की है, और जो वायु में नाइट्रोजन है पौधे उसको सीधा उपयोग नहीं कर पाते हैं, अधिकांश पौधे नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कैसे नाइट्रोजन को दें, क्योंकि जब हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो ये केमिकल फार्मिंग में तो हो सकता है, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बहुत ज़्यादा हम केमिकल फर्टिलाइजर देते हैं तो खेती का खर्चा भी बढ़ता है। तो हमें एक कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए, केमिकल फर्टिलाइजर भी दें, ऑर्गेनिक भी दें, और जहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है वहाँ केवल ऑर्गेनिक तरीके से दें, जैविक तरीके से दें। तो क्या क्या वो तरीके हैं ताकि हम अपने खेत में नाइट्रोजन अच्छे तरह से बना के रख सकें, क्या क्या उसके ऑर्गेनिक सोर्स हैं। देखिए, यहाँ मैंने वो लिखे हैं और इसको मैं डिस्कस करूंगा, इसलिए इस लेक्चर को आप पूरा देखिए, तब समझ में आएगा कि ये जो उपाय हैं इनसे कितनी कितनी लगभग नाइट्रोजन 1 एकड़ में मिल जाती है। देखिए, सबसे अच्छा जो नाइट्रोजन देने का तरीका है वो है ग्रीन मैन्योरिंग, हरी खाद। और हरी खाद ढैंचे की जो होती है वो बहुत अच्छी होती है क्योंकि इसका बायोमास बहुत ज्यादा होता है और बहुत ज्यादा नाइट्रोजन फिक्स करती है। इसके अलावा हम किसी दूसरी दलहनी फसल की भी जो लेग्यूम क्रॉप हो उसको हम ग्रीन मैन्योरिंग में हरी खाद में प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जड़ों में विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं, राइजोबियम, जो वातावरण की नाइट्रोजन को लेकर के फिक्स करते हैं। तो केवल ये दलहनी फसलों के अंदर ही ये विशेषता होती है कि वायुमंडल की नाइट्रोजन को फिक्स कर लेते हैं, बाकी दूसरी फसलों में नहीं होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अधिकांश फसलों में क्षमता नहीं होती, लेकिन दलहनी फसलों की जड़ों में गांठ बनाकर राइजोबियम जीवाणु रहता है जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो दलहनी फसल को अगर हम हरी खाद लेते हैं तो नाइट्रोजन उसमें फिक्स करेगा, और जिसका बायोमास ज्यादा होगा, मतलब उसमें पत्ती तना ज्यादा हो, उसकी ग्रोथ ज्यादा हो, जड़ें ज्यादा निकले, तो वो ज्यादा नाइट्रोजन फिक्स करेगा। तो अब ये जो ढैंचा होता है इसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, तो ढैंचे से को उगा करके हम हरी खाद लेकर के उसको मिट्टी में पलटा करके, एक तो ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, ह्यूमस बढ़ेगा, जैविक पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी, नाइट्रोजन भी बढ़ेगा। तो एक ये निर्भर करता है हमारी मिट्टी कैसी है, हमारी इसमें ग्रोथ कितनी हुई है। तो 1 एकड़ में ये अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 केजी नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। तो 1 एकड़ में मान सकते हैं कि हम 25 से 30 किलो नाइट्रोजन फिक्स हो जाएगी हरी खाद से। लेकिन ऐसा नहीं है कि इतनी होगी, इससे ज्यादा भी हो सकती है। अगर हरी खाद अच्छी हुई है तो ज्यादा फिक्स हो जाएगी, अगर कमजोर है तो कम होगी। लेकिन मान सकते हैं कि 25 से 30 किलो नाइट्रोजन हम हरी खाद से ले सकते हैं। और दलहनी की दूसरी फसलें भी आप हरी खाद के लिए ले सकते हैं, लेकिन ढैंचा एक बहुत अच्छी फसल है जो ज्यादा मात्रा में करती है। इसके बाद देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि दलहनी फसलें जो है लेग्यूम्स होती हैं, जो पल्सेज हैं, उनके अंदर एक विशेष कैपेसिटी है, उनकी जड़ों में गांठ बनाकर राइजोबियम जीवाणु रहता है जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो हम फसल चक्र में दलहनी फसल ले लें, चना लें, मटर लें, मसूर लें, सोयाबीन लें, कोई भी दलहनी फसल हम लेते हैं, मूंगफली लें, ये भी दलहनी फसल है। कोई भी अगर हम दलहनी फसल लेते हैं, मूंग, उड़द, कोई भी अगर हम फसल लेते हैं, तो देखिए ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो फसल चक्र में इनको लेने से क्या होगा, ये जमीन के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे। तो इनसे भी लगभग 1 एकड़ में 10 से 15 किलो नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है। अब ये मात्रा कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि ये मैं आपको बता रहा हूं तो इतनी है, ये 20 किलो भी एकड़ में हो सकती है, 25 किलो भी एकड़ में हो सकती है। ये निर्भर करता है फसल हमारी कैसी है, अच्छी हुई है, खराब हुई है, मिट्टी कैसी है, उसको पानी मिला है या नहीं मिला है, उसमें नमी, तापमान, बहुत कारकों पर निर्भर करता है। ये 20 किलो एकड़ भी हो सकता है, ये 25 किलो एकड़ भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा इसको एवरेज हम मान के चलें कि 10 से 15 किलो नाइट्रोजन 1 एकड़ में लगभग हम
फिक्स कर देगा। अगर हम मूंग उड़द अपनी फसल में उगाते हैं तो 10 से 15 किलो नाइट्रोजन 1 एकड़ में अगली फसल के लिए उपलब्ध हो जाएगी, इतना मिट्टी में फिक्स कर देगा, क्योंकि अधिकांश मात्रा ये अपने लिए प्रयोग कर लेते हैं, कुछ मात्रा मिट्टी में आ जाती है। तो फसल चक्र में आप बीच बीच में दलहनी फसल जरूर लें ताकि मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन आती रहे। इसके साथ साथ देखिए जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर्स हैं, बायो फर्टिलाइजर भी यही करते हैं। ये विशेष प्रकार के जीवाणु बैक्टीरिया होते हैं जो वायु के लेते हैं, वायु में नाइट्रोजन होती है, उस नाइट्रोजन को मिट्टी के अंदर फिक्स करते हैं। तो कुछ तो जैसे राइजोबियम है, राइजोबियम तो केवल दलहनी फसलों में प्रयोग होता है, लेकिन एजोटोबैक्टर है वो हम किसी भी फसल में प्रयोग कर सकते हैं। तो एजोटोबैक्टर को हम प्रयोग करें, ये किसी भी फसल में हो सकता है, ये फ्री लिविंग होता है, इसको किसी फसल विशेष फसल की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस पर बायो फर्टिलाइजर पे मैंने कई वीडियो अपलोड कर रखे हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो एजोटोबैक्टर है, ये किसी फसल में प्रयोग हो जाएगा। राइजोबियम का प्रयोग आप दलहनी फसलों में करें, तो ये विशेष प्रकार की केवल दलहनी फसलों में ही इसका प्रयोग होता है, लेकिन एजोटोबैक्टर आप किसी भी फसल में दे सकते हैं। और इनकी जो कैपेसिटी होती है वो बहुत चीजों पर निर्भर करती है, मिट्टी की कैसी है, उसकी पीएच कितनी है, ईसी कितनी है, गर्मी कितनी पड़ रही है, ठंड कितनी है, नमी कितनी है। तो इनकी जो इफिशियंसी होती है वो चेंज होती रहती है, बिल्कुल फिक्स नहीं होती है। लेकिन हम ये मान सकते हैं कि 1 साल में अगर इसको प्रॉपर कंडीशन मिल जाए तो फिर ये 8 से 10 किलो नाइट्रोजन को 1 एकड़ में 1 साल में फिक्स कर सकता है। अब ये मात्रा कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है, तो ये एक रेंज है, एक एवरेज वैल्यू है। तो मान के चलते हैं कि अगर हमने एजोटोबैक्टर जमीन में दिया है तो 8 किलो 1 साल में फिक्स कर देगा। अब आपको लगेगा कि ये 8 किलो तो बहुत कम है, 1 एकड़ में 10 किलो, लेकिन जब ये इनकी मात्रा बढ़ती जाती है, हम हर फसल में देते जाते हैं, तो इनकी इफिशियंसी भी बढ़ती जाती है। इसके अलावा ये नाइट्रोजन बढ़ाने के अलावा मिट्टी पर बहुत इनके फेवरेबल इफेक्ट आते हैं, मिट्टी की संरचना का सुधार करते हैं, पौधों की जड़ों के लिए कुछ ऐसे रसायन निकालते हैं कि जो पौधों की जड़ें बहुत अच्छी होती हैं, पौधा बहुत अच्छा हो जाता है। ऐसे कंपाउंड्स निकलते हैं कि पौधों में बीमारियां कम लगती हैं। तो नाइट्रोजन के अलावा इनके बहुत सारे काम होते हैं जो पौधे को सहायता पहुंचाते हैं और मिट्टी की संरचना में भी सुधार करते हैं। तो ये 1 साल में अगर एक काम करते रहे तो 8 से 10 किलो नाइट्रोजन को 1 एकड़ में फिक्स कर सकते हैं। लेकिन ये मात्रा फिक्स मत समझिए, कम ज्यादा हो सकती है, निर्भर करेगा कि दशाएं कैसी है, मिट्टी कैसी है, जलवायु कैसी है, मैनेजमेंट कैसा है, तो कई बातों पर निर्भर करता है। इसका देखिए जो बहुत ही कॉमन मेथड है कंपोस्ट डालने का, FYM डालने का, इसको हम खेत में डालते हैं और इनको डालने से नाइट्रोजन के अलावा बहुत सारे पोषक तत्व मिलते हैं। फास्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, सल्फर है, जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो लगभग सभी इससे मिलते हैं। खासतौर से नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में मिलती है और इनमें जो नाइट्रोजन होती है वो लगभग 0.5% होती है। तो ये जो 0.5% नाइट्रोजन है ये मिट्टी में आती है इनके डिकम्पोजिशन होने में। तो ये भी एक बार में सारे नाइट्रोजन रिलीज नहीं करते, धीरे धीरे नाइट्रोजन आती है। गोबर की खाद हम डाल रहे हैं खेत में, कंपोस्ट डाल रहे हैं या वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं, तो ये मिट्टी में धीरे धीरे नाइट्रोजन को रिलीज करते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि सारी की सारी नाइट्रोजन एक बार में आ जाए, क्योंकि डिकम्पोजिशन होने में टाइम लगता है, स्लोली ये रिलीज होते हैं। तो अगर हम देखिए 10 टन अगर हम गोबर की खाद डाल रहे हैं 10 टन, तो 1 टन से देखिए 5 किलो मिल जाती है, क्योंकि 0.5% है। इसका मतलब 100 किलो में कितनी नाइट्रोजन होगी? 100 किलो में होगी 0.5 किलो। इस बात को ऐसे समझें आप। तो 1000 किलो में कितनी होगी? 1000 किलो अगर हम गोबर की खाद दे रहे हैं तो ये होगी 5 किलो। तो ये इसका मतलब कि 1 टन, ये हुआ 1 टन। इसका मतलब 1 टन गोबर की खाद से 5 किलो नाइट्रोजन हमें मिलती है। तो अगर हम 10 टन गोबर की खाद डालते हैं लेकिन इसमें 50% लगभग मॉइस्चर होता है, तो ये जो नाइट्रोजन होती है ड्राई वेट बेसिस पे होती है। 50% मॉइस्चर, उसमें पानी है 50%। मान के चलते हैं कि जब हम गोबर की खाद डाल रहे हैं तो बिल्कुल सूखी तो होगी नहीं, उसमें 50% अगर मॉइस्चर है, तो ये 50% मॉइस्चर होने पर 10 टन से हमें कितना मिलेगा? हमें मिलेगी 5 टन। और 5 टन हमें गोबर की खाद मिलेगी और 5 किलो नाइट्रोजन मिल रही है 1 टन से, तो कितनी मिल जाएगी? 25 किलो। तो ये मान के चलते हैं कि अगर हम 10 टन गोबर की खाद डाल रहे हैं या कंपोस्ट डाल रहे हैं और उसमें 50% नमी है, तो हमको लगभग 25 किलो नाइट्रोजन मिल जाएगी। अब जितनी मात्रा आप डालेंगे उतनी ही नाइट्रोजन मिलेगी, इस बात को हमें ध्यान रखना है। और अगर वर्मी कंपोस्ट है, जो केचुओं वाली खाद होती है, उसमें नाइट्रोजन बहुत ज्यादा होती है, 2% भी होती है, 1.5% भी होती है। तो अगर वर्मी कंपोस्ट में 2% नाइट्रोजन है तो इसका 4 गुना हो जाएगी। तो वर्मी कंपोस्ट में हमें ज्यादा नाइट्रोजन मिलती है। तो ये निर्भर करेगा कि हम
कितनी मात्रा डाल रहे हैं और उसमें कितना प्रतिशत नाइट्रोजन है। तो ये कई चीजों पर निर्भर करता है। फिर उसको धीरे धीरे डिकम्पोज होता है। क्या डिकम्पोजिशन होने के लिए जो सूक्ष्म जीव अपघटन कर रहे हैं उसके लिए फेवरेबल कंडीशन मिट्टी में है या नहीं है, उसमें नमी कितनी है, वायु संचार कितना है, पीएच कितनी है, ईसी कितनी है, ताकि सूक्ष्म जीव अपना अच्छा काम कर सके। तो जितना अच्छा काम करेंगे उतना जल्दी डिकम्पोजिशन होगा, उतनी जल्दी नाइट्रोजन उससे रिलीज होगी। तो मैंने आपको ये मोटा मोटा बताया कि अगर 0.5% नाइट्रोजन है, ये एवरेज होता है, और 10 टन हम ये गोबर की खाद डाल रहे हैं जिसमें 50% मॉइस्चर है, नमी है, तो 10 टन डालने पे जो ड्राई मैटर जो पहुंचेगा वो 5 टन पहुंचेगा, और 1 टन से 5 किलो मिलती है तो 5 टन से 25 किलो नाइट्रोजन मिल जाएगी। तो ये एक अच्छा तरीका होता है, इससे ना केवल नाइट्रोजन मिलती है बल्कि बहुत सारे पोषक तत्व मिलते हैं। अब देखिए, फसल अवशेष बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी हम फसल उगाते हैं उसमें फसल अवशेष रहते हैं, पत्तियां हैं, डंठल है, इसको हम खेत में ही रखें, उसको खेत में ही डिकम्पोज करें, मिट्टी में मिला दें, तो इससे भी हमें सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं। क्योंकि पौधे की जड़ ने जो पोषक तत्व लिए वो डंठल और पत्तियों में है, और डंठल पत्ती फिर हमने मिट्टी में मिला दिए तो सारे पोषक तत्व फिर से वापस मिट्टी में आ गए। इससे न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग हो जाती है, सारे न्यूट्रिएंट आ जाते हैं। तो नाइट्रोजन बहुत ज्यादा मात्रा में रहती है तो नाइट्रोजन भी वापस आ जाती है। तो फसल अवशेषों को जलाएं नहीं, या खेत से बाहर ना निकालें, फेंके नहीं, उसको अगर हम रिसाइकिल कर दें तो फिर से उसमें आ जाएंगे खेत में। और इसमें भी देखिए लगभग 0.5% नाइट्रोजन रहती है। जो हमारी अनाज वाली फसलें हैं, जैसे मक्का है या गेहूं है, जो इस तरह की फसलें हैं उसमें 0.5% नाइट्रोजन रहती है। तो इसका मतलब कि अगर हम 1 टन अगर हम मिला रहे हैं फसल अवशेष, तो 1 टन फसल अवशेष मिलाने से हमको 5 किलो नाइट्रोजन मिल जाएगी। और जितना मिलाएंगे, 2 टन मिलाएंगे तो 10 किलो नाइट्रोजन मिल जाएगी। तो फसल अवशेषों को जरूर मिलाएं, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ साथ दूसरे तत्व मिलते हैं। अगर दलहनी फसलों के हम अवशेष देखें तो उसमें लगभग 1% नाइट्रोजन होती है, मतलब से दुगनी होती है। तो दलहनी फसल के अवशेष मिलाने से हमें 1 टन से हमें 10 किलो नाइट्रोजन मिलेगी, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन का प्रतिशत 1% है, इससे डबल है जो अनाज वाली फसलों से है। तो अगर ये उपाय हम अपनाते हैं, समन्वित हम करें, हम फसल अवशेष भी मिलाएं, संभव हो तो गोबरी खाद लें, हरी खाद तो जरूर लें, फसल चक्र में दलहनी फसलों को लें, जैव उर्वरकों का प्रयोग करें। नाइट्रोजन वाले बहुत जैव उर्वरक आते हैं, खासतौर से बहुत कॉमन है एजोटोबैक्टर। इसको हम किसी भी फसल में, चाहे सब्जी है, फूल है, किसी भी फसल में हम लगा सकते हैं। अनाज की फसलें हैं, गन्ना है, कोई भी फसल है, तिलहनी फसल है, दलहनी फसल है, किसी में हम लगाएं, ये मिट्टी में रह के अपना काम करता रहता है। तो ये हर फसल में हमें डालना चाहिए ताकि इसकी संख्या बढ़ती रहे और ये नाइट्रोजन बढ़ाता रहे। तो अगर हम इस तरह के उपाय करते हैं तो नाइट्रोजन की मात्रा जमीन में धीरे धीरे बढ़ने लगती है। और नाइट्रोजन की मात्रा को बना के रखने के लिए उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन बंधती है वो ऑर्गेनिक मैटर, जैविक पदार्थों के साथ बंधी हुई रूप में रहती है। तो ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाना बड़ा जरूरी है मिट्टी के अंदर। अगर हम ऑर्गेनिक मैटर को नहीं बढ़ाएंगे, जैविक पदार्थों की मात्रा को नहीं बढ़ाएंगे, तो नाइट्रोजन उसके साथ रुकेगी नहीं, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर के साथ बंधे रूप में रहती है। तो इसलिए ये प्रयास करें कि हम अपने खेत के अंदर ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाएं, उसको किसी भी तरीके से हम दें, चाहे फसल अवशेष से दें, चाहे हम दलहनी फसल के अवशेष मिला दें, चाहे हम हरी खाद ले लें, चाहे हम गोबर की खाद डाल दें, उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर जाना जरूरी है। ऑर्गेनिक मैटर उस नाइट्रोजन को पकड़ के रखता है, जिससे कि नाइट्रोजन की उपलब्धता बनी रहती है। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम नाइट्रोजन को बढ़ा सकते हैं, क्या क्या उपाय हैं। और ऑर्गेनिक मैटर भी बढ़ाना बहुत जरूरी है, बिना इसके नाइट्रोजन की मात्रा को हम नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन रुकेगी नहीं मिट्टी के अंदर, वो रुकेगी जैविक पदार्थों के साथ ही। इसलिए ये आप प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे नाइट्रोजन बढ़नी शुरू होगी, और मटर बढ़ेगा, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की उपलब्धता भी बढ़ेगी, और हमारे खेत की फर्टिलिटी सुधरेगी। तो इसी प्रकार के लेक्चर को देखने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।